क्रिएटिनिन को डाउन करने के बारे में, कम करने के हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। प्रोटीन खाना ही बंद कर देना है तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन का जो कच्चा माल है वो बॉडी में कम होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि लेवल क्रिएटिनिन के डाउन होने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन को डाउन करने के बारे में कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, अपना क्रिएटिनिन डाउन करना चाहते हो, जीएफआर बढ़ाना चाहते हो तो कौन कौन से तरीके हमारे पास होते हैं। तो क्रिएटिनिन जो होता है, समझने वाली बात है कि सब किसी की बॉडी में बनता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में भी बनता है और एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में भी क्रिएटिनिन बन रहा होता है और ऑलमोस्ट सेम मात्रा में ही बन रहा होता है। बस फर्क इतना होता है कि किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में किडनी उसको बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रही होती। जब वो निकाल नहीं पा रही तो क्रिएटिनिन तो बन रहा है, निकल नहीं पा रहा तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ब्लड में और वो हमें ब्लड में बढ़ता हुआ दिखता है केएफटी रिपोर्ट के अंदर कि क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़नी शुरू हो गई। अब जो जीएफआर होता है, जीएफआर की जो वैल्यू होती है वो हम क्रिएटिनिन की वैल्यू से ही निकालते हैं कैलकुलेशन करके और वो आपकी एज क्रिएटिनिन की वैल्यू डालते हैं, मेल फीमेल डालते हैं तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर होता है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इसी की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आपका जीएफआर कितना है। तो अगर हमने जीएफआर बढ़ाना है तो हमें क्रिएटिनिन को डाउन करना पड़ता है। अब क्रिएटिनिन जो हमारे शरीर में बन रहा है, अब उसको कम करने के हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बने ही कम तो रिपोर्टों में कम नजर आएगा, या फिर हमारी बॉडी में उसका जो एक्सक्रीशन है, यूरिन क्रस्ट से जो हम क्रिएटिनिन निकालते हैं वो बढ़ जाए तो हमारा क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा। बस यही दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है हमारे पास नहीं है। तो जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम दोनों ही मेथड पे साथ साथ काम करें। हमने पेशेंट की बॉडी का भी ध्यान रखना होता है कि पेशेंट की बॉडी को किसी टाइप का नुकसान ना हो। अब ये जो क्रिएटिनिन है ये प्रोटीन का बना हुआ वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन है वेस्ट मटेरियल है। तो अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को मैं ये बोलता हूँ कि आपने प्रोटीन खाना ही बंद कर देना है तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन का जो कच्चा माल है वो बॉडी में कम होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि लेवल क्रिएटिनिन के डाउन होने शुरू हो जाएंगे। मगर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की ही बनी हुई है। हमारे नेल्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, हमारी आईज है, जहां तक भी देखोगे वहां पे आपको प्रोटीन ही लगा हुआ मिलेगा। तो जब हम प्रोटीन का इंटेक पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोटीन से चलने वाली चीजों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, बॉडी का जो रिपेयर वर्क है वो नहीं हो पाता। तो प्रोटीन को पूरी तरह से बंद करने पे हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म में क्रिएटिनिन डाउन हो भी जाता है तो वहां पर वो रुक नहीं पाता है क्योंकि किडनी को भी रिपेयर होना है। किडनी को रिपेयर होने के लिए फिर से हमें दोबारा से प्रोटीन चाहिए जो कि बॉडी में है नहीं। प्रोटीन कम होने की वजह से बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है, नई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रोटीन का इंटेक हमने करना होता है बट वो बैलेंस्ड वे में करना होता है। बॉडी को हमने बस उतना ही प्रोटीन देना होता है जितना बॉडी उससे अपने जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम क्या अपने सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपने प्रोटीन का इंटेक करना है बट कम मात्रा में करना है। प्रोटीन वो लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और कम से कम मात्रा में क्रिएटिनिन को बनाए। तो अब ऐसा प्रोटीन कौन सा होता है? ऐसा प्रोटीन होता है दाल। दालें बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आपको बुखार होता है 100 का 101 का तो भी अगर आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं, खिचड़ी खा लो। क्यों कहते हैं खिचड़ी खा लो? क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो खिचड़ी की दाल है, मूंग, मसूर और मोट, क्योंकि ये तीनों दाने बहुत हल्की होती हैं, डाइजेस्ट करने में आसान होती हैं, यहाँ से हम प्रोटीन का सोर्स लेते हैं। दूसरा सोर्स हम क्या लेते हैं, वो है मिल्क। मिल्क बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। जिनको दूध डाइजेस्ट हो जाता है उनके लिए दूध सफिशिएंट रहता है बट इनकी मात्रा भी इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी मात्रा में इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। दूध ज़्यादा लोगे फॉस्फोरस बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो वो दिक्कत पैदा कर देता है। दालों का इंटेक ज़्यादा करोगे तो वहाँ पर प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने 1 बाउल ऑफ दाल, हम जो दाल खाते हैं वो, और हमने 1 कप ऑफ मिल्क, कोई एक चीज ले लेनी होती है क्योंकि इतना ही प्रोटीन हमें चाहिए होता है डेली डे अपने जो फंक्शंस करने के लिए। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो दाल अब हमने जो लेनी है तो हम दाल को थोड़ा पतला पतला लेते हैं, गाढ़ी गाढ़ी दाल नहीं लेते, पतली पतली दाल लेते हैं जिससे बॉडी में प्रोटीन कम जाए और जाए जरूर। बस इससे क्या होगा, हमारे काम बन जाएंगे। तो इससे हमें फायदा क्या मिलता है, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि 2 तरीके होते हैं, वो है किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर भी हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि
जो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का वो यही है। हम डाइट से कुछ टाइम तक कुछ होल्ड कर सकते हैं, बट आप सोचो कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो एक इंसान की जो उम्र होती है वो 80 साल तक हम एवरेज मान के चलते हैं। अगर 40 साल में अभी किडनी खराब होनी शुरू होगी तो अगले 40 साल क्या आप खाने पीने को बहुत ज्यादा टाइट रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। इसी वजह से हमने पहले रखा बैलेंस डाइट जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है, कम है बट मात्रा है। अब हम क्या करेंगे, हम किडनी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा किडनी को समझना पड़ता है। जो किडनी जो है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से बनी हुई होती है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख रहे हो आप इसको। जब किसी को नुकसान होना शुरू होता है तो इन छोटी छोटी ही यूनिट्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो पहला फर्ज क्या बनता है डॉक्टर का और पेशेंट का, कि जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल में लेकर आए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंसानों के कंट्रोल में होती हैं, जैसे बीपी और शुगर। 80% जो किडनी फेलियर के केसेस होते हैं वो बीपी और शुगर की वजह से ही होते हैं। अगर मान लो कि आपकी किडनी को बीपी से नुकसान हो रहा है और बीपी आपका हाई बना रहेगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि किडनी को नुकसान चलता रहेगा, क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी और फाइनली किडनी एंड स्टेज में पहुंच जाएगी। तो पहला काम कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि किडनी को नुकसान क्या चीज पहुंचा रही है, क्या वो बीपी है या वो फिर शुगर है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपसे नहीं हो रहा, डॉक्टर ने कर लिया कि बीपी से आपकी किडनी खराब हो रही है या फिर शुगर से किडनी खराब हो रही है, दोनों की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो आपका पहला फर्ज और डॉक्टर का पहला फर्ज क्या बनता है कि बीपी शुगर को हर कीमत पर कंट्रोल में लेकर आओ। नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको रखो, ना कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ। कई बार पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी 130/90 ही तो है, ठीक ही तो आ रहा है, ये तो नॉर्मल होता है। 130/90 नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का, यानी एक इंसान जो बिल्कुल हेल्दी है, परफेक्ट है, उसके लिए नॉर्मल हो सकता है। मगर जिसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज ले चुकी है उसके लिए बीपी को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो आपने क्या करना है, अपना जो ब्लड प्रेशर है नीचे वाला उसको 70-80 की रेंज में रखना पसंद करोगे। अगर आप उसे 70-80 की रेंज में आप इसे कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी किडनी को और कोई नया नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान हो चुका है बट कोई नया नुकसान किडनी को नहीं जाएगा। और ये ही आपका ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक हो, डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हो रही है, शुगर आपकी 250, 300, 400 चली जाती है, तो वहां पर जब शुगर लेवल आपके क्रॉस करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट को, तब जाके किडनी को नुकसान होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, शुगर के लेवल्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो हर टाइम, चाहे फास्टिंग हो, पीपी हो, चाहे वो रैंडम शुगर हो, वो 180 से नीचे रहे। खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है तो हम कोशिश करेंगे कि वो 180 को टच करके वापस नीचे आ जाए या उसको टच भी ना करे। इससे फायदा क्या होता है, आपकी किडनी को जो नुकसान पहुंच रहा है शुगर की वजह से वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके लिए आपको चाहे इंसुलिन लेना पड़े, चाहे अपनी मेडिसिन की मात्रा को बढ़ाना पड़े, खाने पीने में बदलाव करना पड़े, एक्सरसाइज को ऐड करना पड़े, क्या फर्क पड़ता है, किडनी तो बच रही है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। इसी तरह से अगर बीपी से किडनी खराब हो रही है, अगर नमक आपको खाने में कम करना पड़े, खाने में से अचार पापड़ निकालने पड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उससे जिंदगी तो रुकती नहीं है और उससे हमारी किडनी को नया नुकसान होना बंद हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर ये करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आपने मेडिसिन को वहां प्लेस करना है। मेडिसिन को आपने इस तरह से प्लेस करवाना है कि आप उसको कंट्रोल अच्छी तरीके से कर दो। अगर डॉक्टर जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अपने आइडिया से पहले मेडिसिन को प्लेस करता है, और वो जरूरी नहीं है कि आइडिया सही जाए, वो एज्यूम्पशन के ऊपर होता है कि ठीक है पेशेंट को ये दिक्कत है, पेशेंट का बीपी इतना हाई जा रहा है तो उसको ये वाली डोसेज की मेडिसिन जाएगी, तो हम आइडिया से पहले मेडिसिन को प्लेस करते हैं। मगर क्या होता है कि पेशेंट की जो अगली विजिट होती है वो 1 महीने बाद होती है। अगर बीपी पहले हाई था, अब नीचे की तरफ आया, बट वो स्टिल हाई है, नॉर्मल लिमिट से ऊपर है, तो पूरा महीना किडनी को डैमेज चलता रहता है और अगली रिपोर्ट फिर से खराब आ जाती है। तो पहला फर्ज आपका क्या बनता है, मेडिसिन शुरू करना। मेडिसिन शुरू करने के बाद फर्ज बनता है कि डेली बेसिस पे अपनी बीपी और शुगर को मॉनिटर करना और एक चार्ट बना लेना कि मेरा बीपी कितना हाई जा रहा है और मेरी शुगर कितनी हाई जा रही है। बीपी को जब हम टेस्ट करते हैं तो मेडिसिन खाने से पहले टेस्ट करते हैं, मेडिसिन खाने के बाद नहीं। तो सुबह उठते पहला काम क्या है, बीपी चेक, उसके बाद बीपी की मेडिसिन खाओगे। क्यों करोगे, क्योंकि बीपी हमें 24 घंटे 365 दिन और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर मेडिसिन लेने के बाद बीपी कंट्रोल में आ जाता है और कुछ घंटों के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहां क्या होता है कि हम हर टाइम तो बीपी की मशीन लगा के बैठे हुए नहीं है, बीपी दोबारा से बढ़ता है, फिर किडनी को डैमेज करता है। अब ये जो थोड़ा डैमेज जो बीपी करता है बीच में, 2 मेडिसिन के बीच में जो थोड़ा सा डैमेज कर देता है, प्रॉब्लम क्या होती है, उससे डैमेज का बढ़ता चला जाता है, किडनी लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मेडिसिन खाने से पहले ही बीपी चेक करेंगे। बीपी ठीक है तो भी मेडिसिन खाएंगे, बीपी लो है तो मेडिसिन कम कर देंगे बट बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बीपी हाई है तो मेडिसिन हम पूरी लेंगे और अपने डॉक्टर को कॉल करेंगे, पूछेंगे डॉक्टर साहब मेरा बीपी
हाई आ रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत है कि ये आज की तारीख में ही कंट्रोल हो जाए। तो नॉर्मली क्या करना होता है कि जो मेडिसिन आप 5 mg की ले रहे हो उसे 10 mg करना होता है, बस इतना फर्क होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क हमें ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो उससे क्या होगा, बीपी अच्छे तरीके से कंट्रोल में आ गया और हमारी जो कंडीशन है पहले से बेटर हो गई। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम बीपी शुगर को हमने कंट्रोल में रखना है और उसे कंट्रोल करने से हमें क्या फायदा होंगे। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या बनता है कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। तो किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए हमें समझना पड़ता है कि बीपी शुगर ने किस तरह का डैमेज किडनी के अंदर किया है। जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, अगर वो मर गए हैं, टिश्यू मर गए हैं, तो वो जिंदा नहीं होने वाले। जो जिंदा है, अगर वो बीमार है, वो इन्फ्लेम्ड है, उनमें सूजन है, तो सूजन को कंट्रोल कर काफी हद तक आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो, क्योंकि वो पार्ट काम करने आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि किडनी के पास अपने फंक्शंस को बढ़ाने की ताकत होती है। जैसे अगर किसी की किडनी एक निकाल ली जाए तो एक ही किडनी पे पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सिंगल किडनी भी अपने फंक्शंस को इंक्रीज कर लेती है। तो हमें किडनी की ये प्रॉपर्टी को यूज करना होता है कि वो क्रिएटिनिन को डाउन करते हैं। तो दो तरीके हो गए, इन्फ्लेमेशन को दूर करना और किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना। अगर हम ये सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं तो पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो आपने खुद देखा कि क्रिएटिनिन को डाउन करना, जीएफआर को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को। और आपको समझना पड़ेगा अपनी बीमारी को, क्योंकि जिस दिन आप अपनी बीमारी को समझ जाते हो तो आप अपने दुश्मन को समझ जाते हो, और जब आप अपने दुश्मन को समझ गए तो उसकी कमजोरियां भी आप समझना शुरू कर देते हो और उन पर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ। आप मेरे डॉक्टर की टीम से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी आके मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।